हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशनल नॉलेज में। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, शिक्षण की सामान्य विधियाँ। शिक्षण की सामान्य विधियों का वीडियो अपलोड हो चुका है, पार्ट 1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पार्ट 2, है ना। अब पार्ट 2 में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप शिक्षण विधियाँ जो हैं वो किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। बहुत सारे मेथड्स हैं, हर एक मेथड्स को हम लोग समझने वाले हैं। और फर्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस किए हुए थे उसमें डिस्कस किए हुए थे हम लोग लेक्चर मेथड, और डिस्कस किए हुए थे विधि, है ना। विधि क्या होते हैं, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस हुआ है। तो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले आप उसको देख लीजिए, जिससे कि आगे वाला जो कंटेंट है उसको अच्छे से समझ में आपको आने वाला है ना। तो आज का जो टॉपिक है क्या है, आपका दो विधि है, दो विधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या आपका आता है प्रयोग प्रदर्शन विधि, और दूसरा क्या होता है पाठ्य पुस्तक विधि। इस दोनों विधि के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था उसमें ये डिस्कस किया हुआ था कि जो विधि होते हैं, है ना, उसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। जिसमें अब क्या होता है कि टीचर सेंटर होते हैं, एक स्टूडेंट सेंटर होता है। मतलब कि मेथड जो होते हैं वो मेथड आपका टीचर सेंटर भी होते हैं और स्टूडेंट सेंटर मेथड भी होते हैं। तो कौन सा मेथड आपका टीचर सेंटर में आता है इसके बारे में भी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो जो इसका अपलोड हुआ है उसमें सारे डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, है ना। कि आपका व्याख्यान विधि हो गया, प्रयोग प्रदर्शन विधि हो गया, पाठ्य पुस्तक विधि हो गया, ऐतिहासिक विधि हो गया और सामूहिक अध्यापन हो गया, ठीक है। तो ये पर क्या आता है टीचर सेंटर मेथड के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हम डिस्कस किए हुए थे कि चाइल्ड सेंटर की बात करते हैं, इसमें कौन से मेथड्स आते हैं। इसमें आते हैं आपको प्रोजेक्ट मेथड्स आते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला विधि हो गया, खोज विधि हो गया, विचार विमर्श विधि हो गया, है ना। टोटल इसमें क्या है 7 आपका मेथड्स हैं जो आपका चाइल्ड सेंटर मेथड्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये सारे डिस्कशन हम लोग का हो चुका है। आज जो डिस्कस करने वाला है आपका प्रयोग प्रदर्शन विधि माने डिमोन्स्ट्रेशन मेथड्स, और आपका क्या है पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड्स। ये दो मेथड्स के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे मेथड्स के बारे में डिस्कशन करना है, लेकिन हम लोग पार्ट बाय पार्ट करने वाले हैं, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक ही वीडियो में सारा मेथड्स आपको ऐड करने से क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस कारण से भी आप लोग भी बोर फील करेंगे। तो पार्ट पार्ट करके इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। टीचर सेंटर के अंतर्गत डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या प्रयोग प्रदर्शन विधि। जैसे पिक्चर्स आप देख रहे होंगे कि एक टीचर है ना, एक ग्लोब है और इतने सारे स्टूडेंट हैं। ये सभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इस ग्लोब को देख रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और टीचर क्या कर रहा है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ग्लोब को किस प्रकार से हम लोग को पढ़ना चाहिए, ग्लोब किस प्रकार से देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आपको आ रहा होगा कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस में है, इसमें क्या है आपको टीचर सेंटर देखने को मिलेगा। टीचर ही हर एक चीज़ को बताया जा रहा है और टीचर ही मेन आपका सेंटर पॉइंट है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको देखते हुए सारी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं कि जब ये सारे प्रोसेस होते हैं तो उसमें बच्चा किस प्रकार से रिएक्ट करता है, टीचर किस किस चीज़ों को सावधानियों में रखने होते हैं, इन सभी के चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला पॉइंट आपका क्या आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंतर्गत कि प्रदर्शन विधि क्या है, एक शिक्षण तकनीक है, ठीक है। अब शिक्षण तकनीक का मतलब यह है कि एक टेक्निक बोल सकते हैं, है ना, एक टीचिंग टेक्निक है जिसके अंतर्गत क्या आपको देखने को मिलता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। मतलब इस मेथड का यूज़ करना भी क्या एक टेक्निक की तरह होता है कि किस प्रकार से हम बहुत से जटिल शैक्षणिक अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझा सकें, ठीक है। और जब इस तरह के टेक्निक को हम यूज करते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है कि बच्चे सामने देखता है। जैसे ग्लोबल जो एग्जांपल दिए थे वो क्या होता है, सामने देखते हैं, उसको हेल्प मिलता है इस तरह की जटिल एजुकेशनल अवधारणाओं के बारे में, ठीक है। और जो भी चीज़ वो देखते हैं सामने, है ना, उस मॉडल को या फिर जो चार्ट पेपर है उसको देखने के बाद, है ना, उसको व्यवहारिक अनुभव करते हैं कि हाँ ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक में अगर हम इस तरह से इसको समझा जाए तो काफ़ी अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ क्या होते हैं, उसके व्यवहारिक अनुभव के आधार पर उसका उपयोग वो करते हैं, ठीक है। इस पद्धति के उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परिणाम प्रस्तुत करने के बजाय यह समझाना है कि कोई विशेष घटना कैसे घटित होता है, ठीक है। अब क्या है कि हम बात कर रहे हैं क्या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी तरह का मॉडल बना के ला रहे हैं, चार्ट पेपर बना के ला रहे हैं, ठीक है। उस चार्ट पेपर और मॉडल की मदद से
हम लोग क्या करते हैं, कोई ख़ास तरह का जो फेनोमेनो होता है या घटनाएं होती है ना, उसको काफ़ी बारीकी से हर एक पॉइंट को हम लोग डील कर सकते हैं। आइस जो होते हैं इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, है ना, बायो हो गया, फिर और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें इस विधि का प्रयोग करने से टीचर को बहुत सहूलियत होता है किसी भी टॉपिक पे, है ना, किसी भी छोटे छोटे पॉइंट पर समझाने के लिए। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि जब इस तरह के टॉपिक पे आप एक मॉडल बना के ला रहे हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे जितनी भी जटिल समस्याएं होती है उसका समाधान काफ़ी ईजी वे में वो कर पाते हैं, और टीचर क्या करते हैं उसको समझा भी पाते हैं काफ़ी आसानी से। तो जो टीचिंग मेथड्स जो है ना, इसमें क्या होता है टीचर को बहुत ज़्यादा सहयोग होता, मतलब बहुत ज़्यादा उसको हेल्प मिलता है कि हम किस प्रकार से इस तरह के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एजुकेशन टॉपिक को हम आसानी से समझा सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसके अंतर्गत कि सक्रिय शिक्षण। तो सक्रिय शिक्षण के अंदर क्या देखने को मिलता है कि छात्र प्रयोग करके या प्रदर्शनों को अवलोकन करके कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जब कोई चार्ट पेपर या मॉडल लेके, है ना, बच्चे को समझाने के लिए आएंगे तो बच्चे उस सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंड करते हैं, है ना, और जानने उसके अंदर बहुत सारी क्वेरी हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं कि ये चीज़ क्या है, इसमें क्या बताया जा रहा है, किस प्रकार से समझना है ना। तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं उसमें कि उस चीज़ को प्रयोग करके समझे, उसको प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, और जो उसको जो दिखाया जाता है उसका अवलोकन भी करते हैं, उसको ऑब्जर्व भी करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। तो स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि अनुभवात्मक अधिगम। मतलब क्या है कि इस शिक्षण प्रक्रिया में, है ना, जो स्टूडेंट होते हैं उसको अनुभव करते हैं, वो सामने देख के इस चीज़ का एहसास करते हैं कि किस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है। ठीक है, तो छात्र केवल अमूर्त अवधारणा है, मतलब सिर्फ खड़ा होकर कोई चीज़ को सुनना नहीं है, को याद करने के बजाय, मतलब उसको कोई रिमेंबर नहीं करना है, उसको याद नहीं करना है, उसको समझने की कोशिश करता है, अनुभव करके या फिर महसूस करके उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ बोल रहा है ना, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जब कोई भी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि बच्चे उसमें क्या होते हैं, एक्टिव होने लगते हैं, और सारी चीज़ों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, हर एक चीज़ों को समझने की बात होती है। उसमें क्या करते हैं बच्चे, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात क्या होती है, रचनावाद। तो छात्र होते हैं कक्षा में दी गई जानकारी से अपने ज्ञान का निर्माण करके सीखते हैं। मतलब कि जब बच्चे को जिस प्रकार के नॉलेज दिया जाता है उसमें क्या होता है, उसका जो नॉलेज होता है वो नॉलेज का एक बेस, एक आधार बनता है। ठीक है, कि हाँ ये जो घटनाएं हो रही है इस प्रकार से हो रही है, आगे चल के इस तरह की चीज़ों में और देखने को मिलेगा, इसमें किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, इसमें किस प्रकार के और भी चीज़ें ऐड की जा सकती है। मतलब उसका जो माइंड होता है वो पूरी तरह से खुल जाता है उस चीज़ को समझने के लिए। उसके अंदर से बहुत सारी क्वेरी भी आने लगते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे उसके प्रति उसकी रुचि भी होती है और नई चीज़ों को सीखने की एक जिज्ञासा भी पैदा होती है, नए नए नॉलेज को भी वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, वहीं बात करते हैं कि ठीक है ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ना, ये इस प्रकार से काम करता है। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या गुण हैं, इसके क्या क्या मेरिट है अपने, है ना, इसके आधार पे आप किस तरह की चीज़ों को देखते हैं। तो इस विधि में बालक विज्ञान से संबंधित प्रयोगों को देखता भी जाता है, जिससे न केवल वह वैज्ञानिक तथ्यों को भलीभांति समझता है वरन उनकी निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। ठीक है, अब बात यह है कि इस मेथड की विशेषता क्या है। इस मेथड की विशेषता ये है कि हम इसमें क्या देखते हैं कि बच्चे को जब इस मेथड का प्रयोग करवाते हैं, ठीक है, या प्रयोग करते भी हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वेरी होती है। दैट मीन्स ये हुआ कि हर एक चीज़ को एक वैज्ञानिक तरीके से, है ना, उसका समस्याओं का समाधान करने के लिए सीखता है, नई नई नॉलेज को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए सीखता है, इसका रिजल्ट क्या होने वाले, इस सारी चीज़ों को वो सीखता है। मतलब क्या हुआ कि बच्चे क्या है, एक वैज्ञानिक आधार पे, एक विज्ञान के तरह से, है ना, वैज्ञानिक तथ्यों को, है ना, वो भाली भांति समझने की कोशिश करता है और उसमें निरीक्षण करने की भी शक्ति बढ़ती है। जैसे कि इसमें किस प्रकार की चीज़ें हो रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में उसकी शक्ति, जो इसकी कैपेसिटी है, वो भी क्या होते हैं, उसकी बढ़ती है। उसको ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है उसमें भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, हर एक चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझने की वो कोशिश करता है। पहला गुण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ साधनों का अभाव होता है, सिंपल सी बात है कि हम अगर
एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो बच्चे के लिए या फिर टीचर के लिए नहीं हो पाते हैं, है ना। तो प्रत्येक छात्र के लिए प्रयोग हेतु उपकरणों की व्यवस्था करना लगभग असंभव ही है, ठीक है। तो यह विधि अधिक मितव्यय एवं सरल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के लिए अपने से अलग से हर चीज़ को देना, या फिर बोल सकते हैं कि एक ही बार में सब बच्चे को प्रोवाइड करना, तो साधन की कमी होती है। तो ये जो मेथड होता है, ये मेथड क्या करता है, उसकी कमी को दूर करता है, ठीक है। क्या होता है कि टीचर क्या होते हैं कि बहुत सारे जो डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले जो पार्ट होते हैं, है ना, जो मॉडल्स बना के लाते हैं, चार्ट पेपर बना के लाते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है कि किसी बच्चे को समझाने में ईजी होता है और एक साथ बहुत सारे बच्चे को समझाया जा सकता है, तो इसका भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यदि उपकरण अधिक कीमती या महंगे हों तो भी व्यक्तिगत प्रयोग की अपेक्षा शिक्षक द्वारा प्रयोग प्रदर्शन ही अधिक उपयुक्त हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, कोई भी उपकरण हम लेते हैं समझाने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, ये तो बहुत ज़्यादा कीमती होता है और महंगे भी होते हैं, कीमती या महंगे बोल सकते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से इसका प्रयोग करना थोड़ा सा क्या होता है कि टफ हो जाता है, क्योंकि कितने सारे उपकरण लेंगे, आप जितना भी चीज़ को सीखना चाहते हैं उतने सारे उपकरण तो ले नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टीचर क्या करता है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि की सहायता से, है ना, इस बहुत सारे टॉपिक को काफ़ी इजी वे में समझा सकता है। अब इसके दोष क्या हैं, दोष क्या क्या आते हैं, मान लो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये बच्चे के लिए बहुत इजी होता है कोई भी टॉपिक को समझने के लिए, लेकिन जो भी विधि है उस विधि के कुछ दोष भी देखने को मिलता है। अगर कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। तो पहला क्या है कि इस विधि, यह जो विधि है वो क्या है, टीचर सेंटर है, मतलब शिक्षक केंद्रित है। पहला चीज़ ये, जिसमें क्या होता है कि शिक्षक अधिक सक्रिय होते हैं और जो छात्र होते हैं वो कम सक्रिय होते हैं। तो जब टीचर अधिक सक्रिय होता है तो बच्चे को ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करने का मौका नहीं मिलता है, वो सारी उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, उसका निरीक्षण करता है। लेकिन टीचर क्या होते हैं कि उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके समझाते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो उसका सेंटर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, आपका टीचर होता है। टीचर सेंटर मेथड्स के कहलाते हैं, पहला चीज़। दूसरी बात क्या होती है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि यह विधि भी करके सीखने का सिद्धांत के विपरीत है। अब करके सीखने का जो सिद्धांत है उसमें क्या होते हैं, उसमें ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उस बच्चे को फ्रीडम दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं जिसमें बच्चे को फ्रीडम देने के बाद बोला जाता है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें भी दी जाती है, जिससे कि फ्रीडम होके उसके बारे में सोच सके और बच्चे उसे कुछ रिजल्ट निकाल सके। मतलब उसमें क्या होता है कि चाइल्ड सेंटर होता है, बच्चे ही सारी चीज़ करते हैं, टीचर सिर्फ उसका अवलोकन करते हैं, है ना, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि स्टूडेंट किस प्रकार से इस चीज़ को कर रहा है। कहीं कहीं समस्या होती है तो उसको समाधान करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो करके सीखने का जो सिद्धांत है उसका जस्ट ये विपरीत मेथड्स ये आपका आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पूर्व तैयारी के अभाव में कभी कभी प्रदर्शन में असफल हो जाने का भी भय बना रहता है। मान लीजिए कोई भी टॉपिक को आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, फिर उसको प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी पूरी तैयारी आपके पास नहीं है कि ठीक है, बच्चे को अगर कक्षा में ले गए हैं कोई भी टॉपिक से संबंधित आप मॉडल या चार्ट पेपर और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है पूरी तरह से, तो क्या होता है कि बच्चे के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेरी होते हैं। तो अगर आपका तैयारी नहीं है तो उस कारण से क्या होता है कि डर भी बना रहता है कि बच्चे किस तरह के क्वेश्चन कर देंगे, है ना, तो हम उसको बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। इसलिए क्या होता है कि इस मेथड में एक दोष ये भी बना जाता है कि इसका अगर तैयारी नहीं है तो इस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते, या फिर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। मेथड कौन सा मेथड है आपका, पाठ्य पुस्तक विधि। ये भी क्या है, टीचर सेंटर मेथड है। क्या, टीचर सेंटर मेथड है। अब इसके बारे में समझते हैं किस प्रकार से काम करता है। पहला चीज़ ये है कि पाठ्य पुस्तक विधि जो है बहुत पहले से चला आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो मेथड है अभी नया नया बना हुआ है, ये प्राचीन काल से ही मेथड का यूज़ किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, सभी बच्चों के प्रति भी यूज होता है। तो ये मेथड क्या है, काफ़ी पुराना मेथड है, ठीक है। भारतीय माध्यमिक विद्यालयों और विशेषकर जूनियर हाई स्कूलों में जहाँ की पाठ्य पुस्तक में सारे पाठ्यक्रम की बातें लिखी मिल जाती है, ठीक है। अब बात ऐसी हो रही है कि ठीक है, ये जो मेथड है ये मेथड बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो आपका माध्यमिक स्कूल हो गया, फिर विशेषकर कोई जूनियर हाई स्कूल हो गया,
तो उसमें क्या होता है, जो पाठ्य पुस्तक होते हैं तो उसके जो पाठ्यक्रम होते हैं, ये सारी बातें उसमें क्या होती है, देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब प्राचीन काल में क्या होता था कि प्राचीन काल में क्या होता था, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि प्राचीन काल में क्या होता था कि अध्यापक जो होते थे उसके जो बुक होते थे, बुक से क्या होते थे, विद्यार्थी को कुछ होमवर्क दिया जाता था, ठीक है। और अगले दिन क्या होते थे कि उस होमवर्क को याद करके है ना, और उसके फिर उसी जो भी टॉपिक ज़्यादा उसको दोहराने की भी बात की जाती थी। तो विद्यार्थी जो है वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुन के या फिर बोल सकते हैं कि याद करने की कोशिश करते थे। अब बहुत सारे क्वेश्चन भी उसके पास रहते थे जो अध्यापक के द्वारा पूछा जाता था और छात्र के द्वारा भी पूछा जाता था, ठीक है। अगर बच्चे गृह कार्य करके नहीं आते थे, उस सिचुएशन में क्या होता था कि उसे दंड भी मिलता था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि जो उस समय मतलब प्राचीन काल से ही शिक्षा का उद्देश्य पाठ्य पुस्तकों से विषय को पढ़कर स्मरण करना तथा इस प्रकार की ज्ञान वृद्धि करना था। मतलब कि हम अगर पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होते थे कि बच्चे को पाठ्य पुस्तक तो मिलती थी, है ना, उसके पास बुक तो रहते थे। तो बुक में क्या होते थे कि बहुत सारी चीज़ें दी होती थी, तो बच्चे क्या करते थे, उस चीज़ को स्मरण करते थे, उस चीज़ को याद करते थे, जिसके कारण से क्या होता था, ज्ञान में वृद्धि भी होता था। और लेकिन क्या होते थे कि वैज्ञानिक तत्वों को याद किया जाता था, उसे समझा नहीं जाता था, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक तत्व होते थे जिसमें क्या होता था कि बच्चे क्या होते थे उसको समझते नहीं थे, सिर्फ उसको याद कर लिए, है ना, उसको स्मरण कर लिए कि हाँ ये इसका स्टेप ये होता है, इसका स्टेप ये होता है, इसका स्टेप ये होता है, लेकिन कैसे होता है उसे ये चीज़ का पता नहीं होता था, ठीक है। विद्यार्थी भले ही तथ्यों के सिद्धांतों से संबंध स्थापित नहीं कर पाते थे, परंतु तथ्यों को रट कर याद अवश्य कर लेते थे, ठीक है। मतलब ये है कि हो सकता है कि विद्यार्थी क्या होते थे कि उसके पास पाठ्य पुस्तक होता था तो बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में उसको जानकारी होती थी, लेकिन वो सिद्धांत किस प्रकार से बना हुआ है ना, वो तथ्य किस प्रकार से निकले हुए हैं, वो तथ्य किस प्रकार से काम करते हैं, वो टॉपिक किस प्रकार, उस टॉपिक का क्या सारांश है, इन सभी के बारे में उसको जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि सिर्फ वो याद करते थे, ठीक है, समझने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। प्राचीन काल में विषय ज्ञान का उद्देश्य जो होता था वो क्या होता था कि पाठ्य पुस्तक को याद कर लेना बना लिया गया था, ठीक है। मतलब ये है कि उस समय जो बच्चे होते थे उसमें जो बच्चे के इस चीज़ होती थी कि प्राचीन समय में क्या होता था कि जो भी विषय वस्तु का जो मेन उद्देश्य क्या होता था कि जो पाठ्य पुस्तक है वो सभी को जो भी दिया हुआ है, जो भी आपको पढ़ना है वो सभी को पढ़ के याद कर लेना है, ठीक है। उसमें उसी तरह के आपका शिक्षा प्रणाली चलती थी। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है इसमें क्या कहा गया है कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक भी हैं, है ना, विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं, है ना। उसमें क्या है, हॉलक्विस्ट इन्होंने भी कुछ कहे हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक को एक अंतिम उद्देश्य की भांति ना मानकर पाठन की एक सहायक सामग्री की भांति माना जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उसका हमें जो अंतिम उद्देश्य नहीं मानना चाहिए, है ना। अंतिम उद्देश्य यह है कि जो टॉपिक में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें जो है ना, उसके आधार पर कुछ नया चीज़ को सीखना नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको सीखिए, उसको सीखने के बाद भी कुछ नया चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, है ना। इसे एक सहायक सामग्री की भांति ही मानना चाहिए। मतलब ये है कि हम जो चीज़ सीखने के लिए जा रहे हैं, है ना, जो चीज़ सीखने के लिए चाह रहे हैं, तो जो आपका बुक है वो बुक क्या है, आपका एक सहायक सामग्री के जैसा ही होना चाहिए, है ना, न कि वो उसमें सारी चीज़ें आप उससे समझ पाएँ, ऐसा चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इस मेथड के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उनका कहना है, किनका, विद्वानों का कहना है और इनका भी कहना है। क्या कहना है कि विद्यार्थियों को इस प्रकार पढ़ना चाहिए ताकि वे पाठ्य पुस्तक से प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग कर सकें, ठीक है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में जो हम पढ़ लिए, है ना, उसको कहीं यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो सिर्फ पढ़ लिए, माइंड में है, चलो इस तरह होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए, लेकिन जब उस चीज़ों को अपने व्यवहार में आप नहीं ला सकते हैं तो उस प्रकार के ज्ञान का कोई मतलब नहीं निकलता, उस प्रकार के नॉलेज को मतलब नहीं निकलता है। वही बात कहा गया है कि अगर हम कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद, है ना, कोई चीज़ को हम सीखते हैं, सीखने के बाद उसको व्यवहारिक जीवन जो होते हैं, हमारे जो लाइफ, जनरल लाइफ जो होता है, उस लाइफ में किस प्रकार से समस्या का समाधान करना है,
अगर उसका प्रयोग करने के लिए सीख जाता है तब हम कह सकते हैं कि उस पुस्तक से वो कुछ सीखा। अगर नहीं कर पाता है दैट मीन्स ये हुआ कि वो पुस्तक सिर्फ उसको याद कर रहा है, खाली कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है, ना कि समझ के उसके अपने लाइफ में यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? अब आते हैं इस गुण के बारे में। ये तो हुआ आपके कि पाठ्य पुस्तक विधि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ होती है। अब आते हैं कि इसके गुण के मतलब, इसका क्या क्या अपनी क्वालिटी है, क्या क्या इसके मेरिट हैं। ठीक है, पहले चीज़ ये होती है कि यदि पाठ्य पुस्तक या सहायक पुस्तकों को प्रदर्शन या प्रयोग के द्वारा रखे गए ज्ञान की पूर्ति के लिए उपयोग में लाए जाए तो उनका महत्व अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अब ठीक है, जो टॉपिक है, जो पुस्तक आपको मिला है, जो बुक आपके पास है, वो बुक में अगर हम प्रदर्शन या प्रयोग मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का जो बात कर रहे हैं, है ना, उसको बताया जाए कि इस बुक में जो चीज़ दिया हुआ है उस पर चार्ट पेपर और मॉडल बना के लाते हैं, है ना, और उसके बाद उस सारी चीज़ों को समझाते हैं, तो क्या होता है उसके ज्ञान में वृद्धि भी होगा और उस टॉपिक को काफ़ी बेहतर रूप से समझ पाएगा, है ना, उसकी महत्ता भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ी हुई उस वस्तुएं मतलब जो टॉपिक है को घर में पाठ्य पुस्तक की सहायता से दोहरा सकेंगे। अब बात ऐसी आती है कि जो ये बुक है, बुक की बात करते हैं हम लोग, है ना, जो बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तक में क्या होता है कि बच्चे को दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ वो पढ़ता है, जो भी चीज़ पढ़ने के बाद क्या होता है कि उसको दोहराना मतलब क्या होता है कि उसको रिवाइज कर सकता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की मदद से जो भी चीज़ को टीचर बताते हैं, टीचर जो बता रहे हैं उसको फिर से वो घर में जाके उस चीज़ को फिर से समझने की कोशिश वो कर सकता है। ठीक है, इससे क्वालिटी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से गृह कार्य दिए जा सकते हैं। अब उसके पास क्या है कि जो चीज़ हम पढ़ाए, ठीक है, अब पढ़ाने के बाद उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए होमवर्क भी देना काफ़ी ईजी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वे घर में कार्यरत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे स्कूल में आया बहुत सारा चीज़ पढ़ा, अब उसके पास बुक ही नहीं है तो घर में जाके कुछ नहीं करेगा। अगर उसके पास बुक है तो क्या होता है कि जो चीज़ को पढ़ा है उस चीज़ को फिर से वहाँ पे घर में रिवाइज कर सकता है। दैट मीन्स हुआ कि पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि भी बनी हुई रहेगी, है ना। इसमें उसकी उत्तरदायित्व की भावना भी जागृत होती है। मतलब ये होता है कि उसके अंदर क्या होती है, एक उत्तरदायित्व बन जाता है कि मुझे गृह कार्य दिया गया है, इस गृह कार्य को पूरा करना है, जो भी होमवर्क दिए गए हैं उस होमवर्क को पूरा करना है। इस तरह की भावना भी क्या होती है उसके अंदर जागृत होती है। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है कि गृह कार्य को उचित समय पर घर से करके ले जाना अपना कर्तव्य समझने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो गृह कार्य दिया जाता है तो उसको करने के बाद वो क्या होता है कि वो सारे चीज़ों करने के बाद उसको एक बोल सकते हैं कि अपना एक ड्यूटी की तरह, अपने कर्तव्य की तरह मानते हैं कि जो हमको होमवर्क मिला है उस होमवर्क को कंप्लीट करके नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर को दिखाएं। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि पुस्तकों से जो गृह कार्य दिए जाए यदि उसे समस्या हल करने के रूप में दिया जाए तो अधिक महत्व समझा जाता है। ठीक है, पुस्तक आपके पास है, वो बुक आपके पास है, जो होमवर्क दे रहे हैं उस होमवर्क में इस प्रकार की समस्या दिया जाए, है ना, जिसे वो आसानी से हल कर सकता है, उस समस्या का समाधान कर सकता है, तो ही कह सकते हैं कि ये क्या है कि अपना महत्वपूर्ण अधिक महत्वपूर्ण मतलब कि अधिक ज़्यादा गुणकारी हो सकता है, उसके लिए प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, इस प्रकार की समस्या के लिए वे मतलब स्टूडेंट के लिए कहा गया है कि अनेक सहायक पुस्तकों का अध्ययन करने की चेष्टा करते हैं और उन्हें समस्या हल करने की रुचि भी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, होमवर्क दिया हुआ, होमवर्क देने के बाद बहुत सारे टॉपिक पर दिया हुआ है ना, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको सोल्यूशन करना है, उसको समझना भी है ना। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जब उस चीज़ को करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है, एक रुचि पैदा होती है पढ़ने के प्रति, उस टॉपिक के प्रति, है ना, कि किस प्रकार से है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, है ना, इसका पैटर्न क्या है, उस सभी चीज़ों के बारे में उसकी रुचि होती है और उस समस्या का समाधान करने की भी चेष्टा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, उसे गुण ही पढ़ रहे हैं हम लोग, गुण में ही देख रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक में संगठित रूप से लिखे जाते हैं और विद्यार्थियों उसको पढ़कर अच्छी तरह से समझ लगता है। ठीक है, अब बात ऐसा है कि हम जो भी टॉपिक के अंतर्गत जो भी चीज़ को पढ़ाया जाता है ना, पढ़ाने के बाद वो जो बुक मिलते हैं उस बुक में क्या होते हैं कि बच्चे को सारे चीज़ को पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद वो बहुत सारी चीज़ों को समझ लेता है।
अब टीचर क्या क्या स्कूल में पढ़ाया, क्लास में पढ़ाया, ठीक है। अब पढ़ाने के बाद क्या हुआ, टीचर स्टूडेंट क्या घर पे गए होमवर्क कर रहे हैं, तो होमवर्क करने के बाद फिर उसको पढ़ रहे हैं, तो जब उसको पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होती है कि उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग कि यदि पाठ्य पुस्तक अच्छी प्रकार से लिखी गई हो, मतलब कि जो टेक्स्ट बुक है ना, जो बुक आपके पास है अच्छा बुक है ना, अच्छी तरह से लिखी गई हो और उसमें स्थान पर उदाहरण की सहायता से समझाया गया हो, तो विद्यार्थी उनमें ज्ञान प्राप्त करने की रुचि लेते हैं, ठीक है। यदि पाठ्य पुस्तक रुचिकर होती है तो विद्यार्थी में पढ़ने की रुचि उत्पन्न होती है, जिसका शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। अब बात ऐसी होती है कि बहुत सारे बुक ऐसे होते हैं जो बच्चे को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आपका जो बुक का लिखने का जो प्रोसेस होता है, लिखने का तरीका अगर बुक में अच्छी तरह से है, हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो बच्चे जब उस टॉपिक को या उस तरह के बुक को पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो रुचि होती है वो भी बढ़ती है और बच्चे को उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ में भी आता है कि टॉपिक में क्या पढ़ना था, क्या करना था, ठीक है। उसके प्रति क्या होती है, उसके इंटरेस्ट भी जगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि पाठ्य पुस्तक विधि के जो दोष हैं उसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। उसमें किस प्रकार के डिमेरिट देखने को मिलती है। इसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि अनेक विद्यार्थी जो होते हैं वो पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे उनकी तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है, ठीक है। अब क्या आता है कि जो आपके पास बुक है ना, उस बुक की मदद से अगर मान लिया आप टीचिंग करवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं ज़्यादातर उसमें याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि हम जब कोई बुक को पढ़ा रहे हैं, बुक की मदद से कोई टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है कि बच्चे उस चीज़ को क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि दिक्कत क्या है कि बच्चे के अंदर उस टॉपिक के प्रति तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है ना। उसमें कोई आर्गूमेंट नहीं कर पाते हैं कि इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है, एक दूसरे से कैसे अलग है, किस प्रकार के उदाहरण होने चाहिए, है ना, एक दूसरे कैसे रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, उस सभी चीज़ों के बारे में वो तर्क शक्ति का उसका विकास नहीं हो पाता है। वो सिर्फ बुकों को पढ़ने के बाद है ना उसको सिर्फ याद करने की प्रवृत्ति ही जागृत होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि यदि पाठ्यपुस्तक विधि का प्रयोग किया जाए तो अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों के पाठ्य याद करने के पश्चात उनमें वाद विवाद करवाएं, जिससे कि यह ज्ञात हो जाए कि कौन विद्यार्थी पाठ को समझता है और कौन नहीं। वाद विवाद में विद्यार्थी अपनी कमजोरियों को दूर कर लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान ली ठीक है टीचर इस मेथड विधि से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए टीचर को, है ना, कि हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं पढ़ाने के बाद उसमें एक वाद विवाद मतलब डिस्कशन होना चाहिए, है ना। जब डिस्कशन होगा तो बच्चे अपने आप में इस चीज़ का मूल्यांकन करेंगे कि मुझे कितनी समझ में आया, कौन कौन से सब टॉपिक मुझे समझ में आया और कौन कौन से सब टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। और जो भी टॉपिक के बारे में उसका जो सब टॉपिक है उसको समझ में नहीं आता है तो उसको दूर भी करने की चेष्टा करेंगे। तो ये आपका जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। अगर हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं तो अगर डिस्कशन नहीं होता है 10 मिनट ये हुआ कि आप जिस मेथड का जो प्रयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी समझते तो हैं, है ना, लेकिन पाठ्य वस्तु या पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है, इसलिए वे परीक्षा के कुछ दिन पूर्व उसे पढ़कर परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करते हैं या फिर प्रयास करते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उसको लगता है कि हर चीज़ को समझते हैं, उसके मन में ऐसा बैठ जाता है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें हम आराम से समझ जाएंगे और उस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो इस तरह की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बात ऐसी होती है कि उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज उसको नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वे मतलब स्टूडेंट की बात की जा रही है कि दिन प्रतिदिन कार्य लगन में नहीं करते, बल्कि परीक्षा के कुछ दिन पूर्व अध्ययन अभ्यास करते हैं, ठीक है। उसके ऐसी मनोवृत्ति बन जाती है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है समाप्त हो जाता है। मतलब कहने मतलब ये है कि उसके अंदर जो लगनशीलता होती है उसमें भी कमी देखने को मिलता है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं उसके जो कार्य करने की लगन होती है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। उसके अंदर
जो समस्याओं को समाधान करने की कोशिश भी नहीं करते। इस कारण से क्या होते हैं कि उसका जो वाद विवाद का जो कैपेसिटी है, जो डिस्कशन कैपेसिटी, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। वो सिर्फ क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और एग्ज़ाम में पास होने की कोशिश करते हैं। इस कारण से क्या होता है कि उसका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि पाठ्य पुस्तक उचित प्रकार से नहीं लिखी गई हो तो तब उसकी विद्यार्थी पर पाठ्य पुस्तक के लिए एक अरुचिकर उत्पन्न हो जाती है। मतलब अरुचि मतलब कहने मतलब ये है कि पाठ्य पुस्तक के प्रति उसकी रुचि खत्म हो जाती है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, उस प्रकार की चीज़ों को देखना नहीं चाहता है। उस प्रकार के जो विषय होते हैं उस प्रकार के विषय के प्रति उसकी रुचि धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होती चली जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और अपने ग्रुप के साथ में शेयर भी करें, जिससे कि जो बच्चे बीएड या डीएलएड या फिर बोल सकते हैं कि सीटेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है, उसको हेल्प मिल सकता है। ठीक है। अब फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे कि और तरह का वीडियो भी है अभी अपलोड होने वाली है तो आपको हेल्प मिल सकता है।